एपिसोड 66 बेइज्जती का बदला। दिशा अदा को लेकर मॉल में आई और लेडीज सेक्शन में चली गई। वहां दिशा को एक वाइट कलर का शूट दिखा। वो शूट इतना प्यारा लग रहा था कि दिशा का मन किया वो अपने किए ले लेकिन अभी उसको अदा को इम्प्रेस करना था। दिशा के दिमाग में चल रहा था वो अदा को खुश कर लेगी तो अदा अपने पेरेंट्स को तनय और उसकी शादी के लिए मना लेगी। लेकिन दिशा सच कहाँ जानती थी, अदा तनय की सगी बहन नहीं है। दिशा ने अदा के लिए वो शूट निकलवाया और अदा को देते हुए बोली, जाओ ट्राई कर लो। अदा ने पहली बार शूट अपने हाथ में लिया था। उसने लोगों को पहने देखा था, पर उसको खुद कैसे पहना जाता है उसे पता नहीं था। अदा ने अजीब सा मुंह बना लिया और बोली, ये क्या है, इसको कैसे पहनते हैं? दिशा शॉक होते हुए बोली, तुमको शूट पहनना नहीं आता? अदा ने अपना सिरनामे हिला दिया। दिशा ने कुछ सोचा और बोली, चलो मैं तुमको पहनना सिखा देती हूँ। दिशा अदा को ट्रायल रूम में लेकर गई और अदा से बोली, अपनी जैकेट और टॉप निकालो, फिर इसको पहन लो। अदा ने अपने कपड़े नहीं निकाले। अधिप ने उसको पहले से जो समझा रखा था, किसी के सामने कपड़े नहीं निकालते। अदा शांति से खड़ी थी तो दिशा समझ गई अदा शर्मा रही है तो दिशा बोली, अरे यार मैं भी गर्ल हूँ, तुम ऐसे मत शर्माओ। अदा अधिप की बात कैसे टाल सकती थी, इसलिए वो मना करते हुए बोली, नहीं ये बैड मैनर्स होते हैं, कपड़े बाथरूम में चेंज करते हैं, वो भी अकेले में। दिशा बोली, हाँ बाबा पर यहाँ हम दोनों ही तो है, कुछ नहीं होता, चलो जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, फिर अपने बॉस को सरप्राइज देना। वो तुमको देख के बस देखते ही रह जाएंगे। अदा अपना सिरनामे हिलाते हुए बोली, नहीं बॉस गुस्सा करेंगे। दिशा थोड़ा परेशान होते हुए बोली, अरे यार तुम मुझसे इतना क्यों शर्मा रही हो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और कल तुम्हारी भाभी भी बन जाऊंगी और भाभी माँ जैसी होती है और माँ से कौन शर्माता है। दिशा ने इतना बड़ा प्रवचन दिया पर सब अदा के सिर के ऊपर से गया। उसको रिश्तों का ज्ञान नहीं था। अदा ने फिर भी कपड़े नहीं निकाले तो दिशा बोली, अच्छा ये जैकेट निकाल दो, इसके ऊपर ये कुर्ती पहन लेना, ओके अब तो ठीक है। अदा ने अपना सिर हिला दिया और जैकेट निकाली तो दिशा ने अपना सिर पीट लिया और बोली, तुम्हारे बॉस के पास ड्रेसिंग सेंस नहीं है क्या? इतनी पलती लड़की को इतने ढीले कपड़े कौन पहनाता है? तुम इसके ऊपर ये शूट पहनोगी तो शूट की फिटिंग ही समझ नहीं आएगी। अदा शांति से दिशा को देख रही थी। दिशा बोल क्या रही है उसको ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिशा फिर बोली, तुम तो टी शर्ट निकालोगी नहीं, मैं ही तुम्हारी टी शर्ट में पीछे पिन लगा के टाइट कर देती हूँ, फिर तुम ये सूट पहन के देख लो, अगर तुमको फिट होता है तो ठीक है वरना फिटिंग करवा लेंगे, फिर रात में पार्टी में तुम यही पहनना, सबकी लार टपकने लगेगी, तुम तो हो ही वैसे भी परी, ये शूट पहन के तो कातिलाना लगोगी। अदा ने बस अपना सिर हिला दिया। बेचारी को शब्दों के अभाव की वजह से पता नहीं था कातिलाना या फिर लार टपकने का मतलब क्या होता है। दिशा ने पिन लगा के अदा की टी शर्ट टाइट की और आगे आके अदा को पहनने के लिए शूट दिया कि अदा को देख के वो 2 मिनट को सोच में पड़ गई। दिशा सब समझ गई थी, अदा इतने ढीले कपड़े क्यों पहनती है, पर दिशा के मन में सवाल था, क्या अदा की मां नहीं है? फिर दिशा के दिमाग में आया हो सकता है तनय और अदा की मां ना हो, इसलिए अदा को गर्ल्स के बेसिक नीड नहीं पता। दिशा ने अदा की टी शर्ट से पिन हटा दी और बोली, तुम यही रुको मैं आती हूँ। अदा तुरंत बोली, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे छोड़ के मत जाओ। दिशा मुस्कुरा के बोली, अरे मैं बस 5 मिनट में आती हूँ, तुम यहीं रुको, ओके।
दिशा भाग के गई और अदा के लिए बेसिक कपड़ों के 2-4 सेट लेकर आ गई। अदा तब तक ट्रायल रूम ही बैठी थी। दिशा आई तो उसके हाथ में एक बैग था। अदा बैग देख के बोली, इसमें क्या है? दिशा अदा को समझाते हुए बोली, इसमें भी कपड़े हैं, पर ये ऐसे कपड़े हैं जो तुमको पहले पहनने हैं, फिर इसके ऊपर दूसरे कपड़े पहनने हैं। ओके। अदा दिशा की बातें ध्यान से सुन रही थी। दिशा ने एक बड़ी बहन के जैसे अदा को सब समझाया और उसको ठीक से कपड़े पहना के मिरर दिखाते हुए बोली, अब देखो अपने आप को। अदा अपने आप को मिरर में देखने लगी। वो सच में एक सफेद परी लग रही थी। टाइट फाइटिंग शूट जिसमें अदा का बॉडी शेप अच्छे से समझ आ रहा था, आज वो पूरी लड़की लग रही थी। पर इसके बाल अभी भी वैसे ही बिखरे बिखरे थे। दिशा अदा के बालों को देख के बोली, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए हेयर पिन लेकर आती हूँ। उसको लगाने से तुम्हारे बाल आगे नहीं आएंगे। दिशा फिर ट्रायल रूम से बाहर चली गई। दिशा बाहर आई ही थी कि उसके कानों में किसी के दहाड़ने की आवाज पड़ी। अदा! दिशा डर गई। थोड़ी ही दूरी पर अधिप गुस्से में ड्रैगन बना खड़ा अदा को पुकार रहा था। क्योंकि अधिप ने अदा को बहुत बार कॉल किया था, लेकिन दिशा ने अदा कर फोन साइलेंट कर दिया था, तो कॉल कब आई पता नहीं चला। अधिप जैसे ही मॉल आया, उसने सबसे पहले कैमरा से अदा कहाँ ये देखा था। अदा को दिशा का हाथ पकड़ के घूमते देख उसके अंदर आग लगी हुई थी। लेकिन उस लेडीज सेक्शन का कैमरा खराब हो गया था, तो दिशा और अदा एग्जैक्ट किस जगह पर है उसे नहीं पता था, इसलिए वो उस सेक्शन के बाहर खड़ा होकर अदा को आवाज दे रहा था। अधिप आवाज देते हुए घूमा तो उसकी नजर दिशा पर गई, जो उसको ही आंखें बड़ी करे डर से देख रही थी। अधिप दिशा को देखते ही पहचान गया। अधिप गुस्से में बड़े कदमों से दिशा के पास आया और उसका सीधा गला पकड़ के हवा में उठा के बोला, मेरी अदा कहाँ है? बेचारी दिशा को वैसे हर जगह घाव थे। अधिप ने उसको और दर्द दे दिया। दर्द की वजह से दिशा के मुंह से शब्द नहीं निकले, लेकिन अधिप की तेज आवाज सुन के अदा जरूर ट्रायल रूम से बाहर आ गई और अधिप को देख के बोली, बॉस। अदा की आवाज सुन के अधिप ने सिर घुमा के अदा को देखा तो सच में उसकी आंखें बटन जैसी हो गई, पलकें तो झपकती भी है, ऐसा आंखें भूल ही गई थी। अधिप के हाथों से कब दिशा छूट के नीचे गिरी, उसको होश ही नहीं था। वो तो बस गर्दन घुमाए स्टैचू बना अदा को अपलक देख रहा था। अदा कयामत से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी, बस आंखों में उतारी जा सकती थी, जो अधिप उतार रहा था। तब तक जन्य और तनय भी भागते हुए वहां आ गए और दिशा को जमीन पर पड़े रोता देख समझ गए अधिप ने दिशा को कूट दिया। तनय को तो बड़ा मजा आया, दिशा के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। छिपकली की पूंछ उसे परेशान करती है। लेकिन जन्य गुस्से में। जन्य अधिप के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख के बोला, तुम बच्ची को लेकर जाओ, इस लड़की को मैं देखता हूँ। अधिप अपने सेंस में आया तो उसकी नजरें चारों तरफ गई। सभी अदा को ही ऊचक ऊचक के देख रहे थे। अधिप की आग और बढ़ गई। अदा की ऐसे ही अदाएं कम थी क्या, जो अदा ये पूरी तरह लड़की बन के सब पर सितम ढा रही थी। अधिप सबकी आंखें नोच लेगा। अधिप का माथा वैसे गर्म था। सभी को अदा को देखते देख उसका माथा तो घूम के सड़ा आलू बन गया। उसने वहां टंगी एक स्टॉल निकाली और अदा को उसमें ऊपर से लपेट लिया। अदा की आंखें बड़ी हो गई। वो तो बेचारी झटपटा भी नहीं पाई और अधिप उसे किडनैपर की तरह पैक करके जैसे अनाज की बोरी लेकर जाते हैं, वैसे अदा को अपने शोल्डर पर टांग के बड़े कदमों के साथ बाहर चला गया। सभी आंखें फैलाए अधिप को देखते रह गए
कुछ लोग तो वीडियो बना रहे थे, लेकिन अधिप ने मास्क लगाया हुआ था और अधिप जैसे मोटे हाथी के सामने अपनी चींटी सी अदा रानी दिखती कहाँ है भला। अधिप सीधा अदा को लेकर पार्किंग में आया और उसको कार के अंदर बैठा दिया। अधिप के छोड़ते ही बेचारी अदा कुमारी झपटाते हुए अंडे से बाहर आई। अरे भाई, स्टॉल से बाहर आई। अदा के पूरे बाल बिखर चुके थे, वो क्यूट सी चुड़ैल लग रही थी। अदा ने अपने ऊपर से पूरा स्टॉल हटाया तो एक बार फिर अदा को देख में अधिप की धड़कनें बढ़ गई। अदा ने गंदा सा मुंह बना लिया और अधिप से बोली, बॉस आपने मुझे किडनैप क्यों किया? अधिप ने सीधा अदा का हाथ पकड़ा और उसको खींच के अपनी गोद में बैठा लिया और उसको टाइट हग कर लिया। बेचारे के पास अभी शब्द नहीं थे ना। अब आप ही बताओ, हीरो अपने दिल को संभाले या अपनी क्यूट अदा के सवाल का जवाब दे? अब दिल संभालना ज्यादा जरूरी है ना, उसके बिना अपना हीरो जिंदा कैसे रहेगा? अदा शॉक हो गई। अधिप को हुआ क्या? अदा का सिर अधिप के सीने पर था। अदा अधिप की घोड़े के जैसे भागती सांसें आराम से सुन सकती थी, इसलिए वो अपना सिर उठा के अधिप की चिंता जताते हुए बोली, बॉस आपकी सांसें कम पड़ रही हैं, है क्या? मैं सीपीआर दूं क्या? अधिप ने अपनी आंखें खोल के अदा को देखा। उसका दिल तो अदा से बोलना चाहता था। तुम चिंता कर रही हो कि मेरी चिता जलाने की प्लानिंग कर रही हो? तुम सीपीआर से सांसें दोगी कि मेरी सांसें और छीन लोगी? रहने दो माते, ऐसे ही जिंदा जी लेने दो। तुम्हारी सांसें लेकर जिया तो ज्यादा दूर तक नहीं चल पाऊंगा। अधिप को शांत देख के अदा ने अधिप के होठ पकड़ लिए और बोली, आप बोल भी नहीं पा रहे। अधिप तुरंत अपने सेंस में आया। भाई आता भी क्यों ना, भरी जवानी में उसको मरना थोड़ी ना था। अदा अपने लुक से उसके दिल पर कम तलवार चला रही थी, जो वो सीपीआर देने की परमिशन देकर सीधा अपने आप को सजाए मौत सुनाता। अधिप ने तुरंत अदा के हाथ अपने होठों से हटाए और बोला, तुमने ये कपड़े किससे पूछ के पहने? अदा सीरियस हो गई और बच्चों सा मुंह बना के बोली, आप खुश नहीं हुए क्या? अब बेचारा अपना हीरो अदा की अदाओं का मारा कैसे बताता उसको क्या क्या लग रहा है। अब बंदे में कम एटीट्यूड थोड़ी ना था। भाई अपना हीरो है, एकदम रफ एंड टफ, तो अपनी रूडनेस तो दिखाएगा ही। अधिप सीरियस फेस के साथ बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जबकि भाई का मन बोल रहा था, क्या बबाल लग रही हो? पर सामने से अपना हीरो एटीट्यूड दिखाते हुए बोला, बहुत ही बेकार ड्रेस है। बोला था ना तुम मेरी सब्जेक्ट हो, मेरे जैसे रहोगी। मैं कैसे कपड़े पहनता हूँ? अधिप, तो तुमने ये आधा मीटर चुन्नी वाला थान का कपड़ा क्यों लपेटा है? अदा ने मासूमियत से कहा, सॉरी बॉस, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड। ओ वो मेरी भाभी ने कहा, मैं ये पहनूंगी तो आप खुश हो जाओगे। अधिप ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली और बोला, भाभी डॉट। अदा, हाँ बॉस, वो दिशा है ना, वो क्यूट तनय की वाइफ है। जैसे मैं आपकी सब्जेक्ट हूँ तो दिशा मेरी दोस्त, मतलब अब मेरी भाभी है। अधिप ने अपनी आंखें छोटी कर ली। दिशा ने अदा को ये सब समझाया था और अदा ने अधिप को घुटी पिला दी। लेकिन अधिप कुछ कुछ समझ गया था, आखिर चल क्या रहा है। अधिप फिर अदा से सवाल करते हुए बोला, तुमको ये शूट किसने पहनाया? अदा तुरंत बोली, भाभी ने पहनाया। भाभी माँ जैसी होती है ना, और माँ तो बच्चों को नहलाती है, खाना खिलाती है, क्रीम पाउडर सब करती है, तो भाभी के सामने शर्माते नहीं, इसलिए भाभी ने मेरे कपड़े बदल दिए। अधिप के फिर मिर्ची लगी। अब भाई समझ जाओ, अपना हीरो अपनी जहन की फैक्ट्री साथ लेकर घूमता है, कभी भी जलन ले सकते हो, फ्री में जलन ले लो। अधिप जल रहा था और अदा अपनी धुन में आगे बोली, और भाभी ने मुझे ढेर सारे कपड़े भी लाके दिए, जिसको पहनने से फिर मैं कुछ भी पहन सकती हूँ, लेकिन आपने मुझे किडनैप कर लिया और वो बैग वही गिर गया। अधिप को 2 मिनट लगे समझने में, अदा किन कपड़ों की बात कर रही है।
अधिप को जैसे समझ आया वो थोड़ा सीरियस हो गया और कुछ सोच के जन्य को मैसेज किया, ट्रायल रूम के बाहर पड़ा बैग मुझे चाहिए। अधिप ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि अब गर्मी आ गई थी, वो अदा को जैकेट पहना के नहीं घुमा सकता था और वो खुद तो कतई नहीं जाएगा अदा के लिए कपड़े लेने, तो जब उसका काम आसान हो गया था तो वो फायदा क्यों नहीं उठाता। बोला था ना, अपना हीरो कम दिमाकू पार्टी नहीं है। दूसरी तरफ अधिप के जाते ही जन्य दिशा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो तनय फटाक से बोला, ठोक दे, इस लड़की का छिपकली की पूंछ ने नाक में दम कस रखा है। जन्य रुक गया और तनय की तरफ देख के बोला, तू जानता है इस लड़की को? तनय चीड़ के बोला, जानता हूँ, ये पूछ किस टाइप की बैल लड़की है, ये चिपकने में छिपकली की प्रजाति को भी फेल किए है। दिशा आंखों में आंसू लिए तनय को देख रही थी। तनय दिशा को एक नजर देख के बोला, पीट दे इसको, शादी 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 आज इसकी बारात ही निकाल देते हैं, बड़ी आई शादी करने वाली। जन्य ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली और दिशा को छोड़ के तनय की तरफ बढ़ते हुए बोला, शादी बात शादी तक पहुंच गई। तनय अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, तू मेरी तरफ क्यों आ रहा है? इस लड़की को मारना है, मुझे नहीं। तनय भागने की फिराक में था कि जन्य ने पहले बाजी मार ली और तनय का हाथ मोड़ के उसके बैक पर मारते हुए बोला, को बोला था ना, लड़की से दूर रहना, पर नहीं तेरे ज्यादा अरमान फूट रहे हैं। तनय उछलते हुए बोला, गधे बैला गया है क्या? मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं, यही मेरे पीछे पड़ी है। शादी कर लो, शादी कर लो। जन्य, तू तो शाहरुख खान है, जो लड़कियां तेरे पीछे वरमाला लेकर भागेंगी। तनय, यार कैसा दोस्त है, मैं वैसे ही टूटा हुआ हूँ, मुझे और तोड़ रहा है। मारना है तो इस लड़की को मार, सब इसकी वजह से हो रहा है, एक दो मेरी तरफ से भी चिपका देना। दिशा की आंखों से आंसू निकल गए। जन्य कुछ बोलता उससे पहले जन्य के फोन में अधिप का मैसेज आया। जन्य ने एक हाथ से फोन निकाल के मैसेज देखा तो उसे लगा उस बैग में कुछ जरूरी चीज है, तभी अधिप ने ऐसे मैसेज किया। जन्य ने तनय को एक और लात मारते हुए छोड़ा और बोला, को हरकतें सुधार ले अपनी, इस लड़की को ठिकाने लगा के आ, दोबारा लड़की के आसपास भी दिखा तो तुझे खाई से उल्टा लटका दूंगा। बोल के जन्य ने वहां पड़ा बैग उठाया और दिशा को एक नजर घूर के वहां से चला गया। तनय को भी गुस्सा आ गया। इस बार तो उसने कुछ किया ही नहीं, फिर भी बेचारे का बैग सूजा दिया। जन्य ने पता नहीं उसके बैग और सिर क्या खा के पैदा हुए थे जो सूजते और फूटते रहते हैं। जन्य के जाते ही तनय गुस्से में दिशा के पास आया और बोला, क्या है हाँ? क्यों पीछे पड़ी हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी गिलहरी को कॉलेज से बाहर लेकर आने की? दिशा भी आज बहुत गुस्से में थी। तनय ने उसका अपने दोस्तों के सामने साथ नहीं दिया, उल्टा उसको मारने को कहा। दिशा बहुत चिढ़ी हुई थी। तनय बोल रहा था कि दिशा चिल्लाते हुए बोली, चुप। तनय बेचारा शांत पड़ गया। उसने पहली बार दिशा को गुस्से में देखा था। वो शौक में दिशा को देखने लगा। दिशा ने तनय को घूर के देखा और उंगली दिखाते हुए बोली, मुझे पिटवाओगे? मेरी बारात निकलोगे? मैं चिपकती हूँ। बेटा अब तुम देखो ये दिशा क्या कर सकती है। चिपकना किसे बोलते हैं अब तुमको पता चलेगा, और ये मेरा ओपन चैलेंज है। कल तुम्हारी बारात निकलेगी, कल तुम बारात लेकर आओगे, मुझसे शादी करोगे, समझे मिस्टर तनय? तनय मुंह खोले दिशा को देख रहा था। दिशा तनय के साइड से निकल के आगे बढ़ी, लेकिन उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि वो तनय को ऐसे कैसे छोड़ देती। उसकी इतनी बेइज्जती जो हुई थी उसका बदला लेना तो बनता है ना बॉस। दिशा पैर पटकते हुए वापस आई और तनय की टी शर्ट आगे से फाड़ के बोली, गधे, और वहां से चली गई। बेइज्जती का बदला
टी शर्ट फाड़ के। बेचारे तनय की आंखें लटक गई। उसने तुरंत अपनी फटी टी शर्ट पकड़ ली और बेचारों सा मुंह बना लिया। सब उसको ही चिर फोड़ के क्यों चले जाते हैं। एपिसोड 67। अदा जैसी सुंदरी को हाथ नहीं लगाया। दिशा तनय की टी शर्ट फाड़ के चली गई थी। अब बेचारा तनय करता भी तो क्या करता। उसने अपने लिए तुरंत एक न्यू टी शर्ट ली और बिलिंग काउंटर पर आके बोला, बिल कितना हुआ। काउंटर पर बैठे लड़के ने सारा बिल चेक किया और बोला, 2 लाख सर। बेचारे तनय के तोते गाय भैंस सब उड़ गया। उसकी एक टी शर्ट 2 लाख की। बेचारा तनय अपनी टी शर्ट पकड़ के देखने लगा कि उस लड़के ने सारे कपड़ों का बिल निकाल के तनय के सामने रखा। तो तनय ने अपनी आंखें गोल गोल घुमा ली। इतना बड़ा बिल भाई साहब, उसने तो बस एक टी शर्ट ली थी। ज्यादा से ज्यादा 20,000 की होगी, पर 2 लाख का बिल। तनय ने अपने सिर पर हाथ रख लिया, फिर जल्दी से सारा बिल चेक करने लगा। तो इसमें लड़कियों के कपड़ों का बिल था। तनय ने मुंह सिकोड़ लिया और उस लड़के के सामने बिल पटक के रखते हुए बोला, पागल समझा है क्या। किसी और का बिल मुझे चिपका रहे हो। वो लड़का सीरियस हो गया और बोला, सर ये बिल आपका ही है। तनय गुस्से में बोला, देखो दिमाग का दही पहले से है, तुम उसकी लस्सी ना बनाओ। मैंने बस ये टी शर्ट ली है, उसका बिल दो। वो लड़का बोला, ये सर आपने बस ये टी शर्ट ली है, लेकिन आपकी वाइफ बाकी की शॉपिंग करके गई है। वो लड़का बोला, ये सर आपने बस ये टी शर्ट ली है, लेकिन आपकी वाइफ बाकी की शॉपिंग करके गई है। तनय हैरानी से मुंह खोले बोला, वाइफ डॉट ये कब पैदा हुई तो मुझे कैसे पता नहीं चला। तनय को अपने आप से बड़बड़ाता देख उस लड़के ने एक पेपर निकाला और तनय के सामने करते हुए बोला, सर ये आपकी वाइफ आपके लिए लिख के गई है, आप प्लीज पढ़ लीजिए तो आपको सब याद आ जाएगा। तनय आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, याद आ जाएगा मतलब। वो लड़का बोला, सर आपको भूलने की बीमारी है ना। जब आपकी वाइफ में बताया तो मुझे लगा नहीं था आपके जैसे इंसान को भूलने की बीमारी भी हो सकती है, पर अब लग रहा है आपकी वाइफ सही बोल रही थी। लो भाई गुस्से में अपनी स्टोरी की छिपकली अपने क्यूट तनय को भुला कुमार बना के चली गई। पता नहीं क्यों सब क्यूट तनय की याददाश्त के ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं। पहले चीफ, फिर अदा, फिर ये छिपकली। तनय ने गुस्से में उस लड़के को देखा और उस पेपर को उठाते हुए बोला, तुमको और उस वाइफ की बच्ची दोनों को तोड़ दूंगा। वो लड़का सीरियस हो गया। तनय ने वो पेपर लिया और देखने लगा। ये दिशा का लिखा नोट था जिसमें लिखा था, ओए गधे इंसान, शादी की शॉपिंग करके जा रही हूँ, बिल पे कर दियो। इतना पढ़ के ही तनय की आंखें बाहर आ गई। वो गधा इंसान, गधे तू रुक बस कल तक, और आज का बिल भर, बर्तन साफ करके नहीं तो पोछा मार के। बहुत शौक है ना मुझे पिटवाने का। तनय ने फिर पेपर के लास्ट में देखा तो लिखा था, मेरी तरफ से भी 2 मार देना बेटा, अब तू मार पोछा और भर बिल। और साथ में गुस्से वाला इमोजो भी बना था। ये क्या दिशा ने ही लिखा था। दिशा तो कितने प्यार से बात करती थी, अब सीधा तू ताड़क पर उतर आई। अभी तो दोनों की शादी नहीं हुई, तब ये हाल है, बाद में दिशा कैसे बात करेगी उससे। तनय तो बेचारा शौक में ही चला गया था। तनय ने सोचते हुए अपना सिर झटका और अपने गाल थपथपाते हुए बोला, ये क्या सोच रहा है। उस छिपकली से शादी? अरे नहीं भाई, वो तेरे साथ जबरदस्ती शादी करेगी तो तू क्या मंजीरा बजाता रहेगा। नहीं नहीं, अगर उसने ऐसा कुछ किया तो उसकी पूंछ में आग लगा दूंगा। अब भाई वो तो वक्त बताएगा। तनय ने अपने आप को शांत किया और अब तनय के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए बेचारे ने शांति से बिल पे कर दिया। भाई को लेकिन चोट बहुत लगी थी, अब लगना भी स्वाभाविक था।
2 लाख कम थोड़ी ना होते हैं, वो भी उस लड़की पर खर्च करना जिसको वो जानता तक नहीं। अब तो तनय के दिमाग में ये आ रहा था कि अगर वो पैसे वाला नहीं होता तो उसको कितने सालों तक मॉल में पोछा मारना पड़ता बस 2 लाख पे करने के लिए, क्योंकि दिशा तो बहुत अच्छे से वॉट लगा के निकली थी तनय की। शाम को अधिप अपनी लैब से रूम में आया तो अदा बेड पर जन्य तनय और अधिप की फोटो रख के कुछ सोच रही थी। अधिप वही बेड के पास आके खड़ा हो गया और अदा को देखने लगा। अदा को खबर नहीं थी अधिप उसके पास ही खड़ा है और वो फोटो देख के कुछ सोचने में लगी थी। आज अधिप ने अदा को दवा नहीं दी थी क्योंकि कल उसने जो दवा दी थी वो बहुत हाई डोज था। वो दवा अदा को डेली नहीं दी जा सकती थी, इसलिए आज दिन में अदा सोई भी नहीं थी। लेकिन अधिप ने अदा को घर ला के कपड़े जरूर चेंज करवा दिए थे। अदा को फिर से वही ढीली टी शर्ट और लोवर पहना दिया था, लेकिन अदा अदा थी, वो उस ढीले कपड़ों में भी कहर ढाने के लिए काफी थी। अधिप अदा को देख रहा था कि अदा ने अधिप की फोटो लाइन से हटा के साइड रख दी। अदा ने अपने हीरो को साइड किया। भाई साहब, ये तो फिर बेइज्जती हो गई अपने हीरो की। अब मिर्ची लगना तो लाजमी था। अधिप चीड़ के अदा के पास आया और कुछ बोलने ही जा रहा था कि अदा बोली, अच्छा हुआ बॉस आप आ गए, अब आप ही बताओ मैं किसको अपना पार्टनर बना के कॉलेज ले जाऊं। अधिप की मिर्ची आग में बदल गई। उसने तुरंत अदा को हवा में उठा के अपने सामने किया और चिढ़ते हुए बोला, क्या बोला तुमने। अदा थोड़ा सहम सी गई और बोली, बॉस आज कॉलेज में पार्टी है ना, तो क्यूट तनय दिशा भाभी के साथ जाएंगे पार्टी में। मेरे पार्टनर तो चले गए, अब मैं आपके और जन्य ब्रो के सिवा किसी को नहीं जानती, तो किसके साथ जाऊं वही सोच रही थी। लेकिन आपके पास भी तो टाइम नहीं होता है, तो क्या मैं जन्य ब्रो के साथ चली जाऊं। अदा की बात सुन के अधिप कुछ नॉर्मल हुआ और अदा के पैर अपनी कमर में फंसा के उसको अच्छे से अपनी गोद में लेकर बेड पर बैठ गया और अदा के ऊपर अपनी दादागिरी दिखाते हुए बोला, तुमने मुझसे पूछा पहले चलने के लिए। बेचारी अपनी भोली अदा अपने बॉस के एटीट्यूड की मारी मासूमियत से अपना सिरना में हिलाते हुए बोली, आप बिजी थे तो नहीं पूछा। अधिप फिर अपनी गरज दिखाते हुए बोला, तो मेरे फ्री होने का वेट करना चाहिए था ना। अदा ने भोली सी शक्ल बना के कहा, सॉरी बॉस। अधिप अपने हीरो वाली पोजीशन को बरकरार रखते हुए बोला, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, पहले मुझसे पूछना फिर कुछ सोचना। अदा ने अपना सिर हिला दिया और अधिप को देखने लगी। अधिप भी अदा को देखते हुए उसके पूछने का वेट कर रहा था कि अदा पूछे, बॉस आप मेरे साथ चलोगे। अब भाई हीरो हैं, आगे से बोलेगा तो उसकी टांगे छोटी नहीं हो जाएगी, फिर वो अदा पर अपनी गरज कैसे दिखाएगा। लेकिन अदा अपनी भोली कुमारी समझ की मारी, उसको तो पता ही नहीं था ऐसा भी कुछ होता है क्या। वो तो सब सीधा सीधा पूछ लेती है। सच में सारा एटीट्यूड तो भगवान ने हीरो को दे रखा है। दोनों बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। अधिप को ऐसा फील हो रहा था कहीं पोपट ना कट जाए, इसलिए वो अपनी नाक को भी सलामत रखते हुए घुमा के बोला, अब मैं फ्री हूँ। अदा कुमारी अधिप के बोलने का मतलब ठीक से समझी नहीं और अपना दिमाग चलाते हुए बोली, तो आपको फिर काम करने जाना है। अधिप का मन तो किया वो अदा के बाल नोच ले। अब आप बताओ, मन क्यों नहीं करेगा। अब वो बेचारा बेताब हुआ जा रहा है, अदा उससे पार्टी में चलने के लिए पूछे और वो हाँ करे, तो अदा समझ ही नहीं रही है उसकी फीलिंग्स। अदा की बात सुन के अधिप ने होप छोड़ दी। अब वो चीड़ चुका था, अदा से न कुछ बोल सकता था ना कर उसको कुछ कर सकता था, इसलिए चीड़ के उसने अदा को बेड पर बैठाया और उठ के बोला, हाँ मुझे बहुत काम है। बोल के अधिप गुस्से में बड़े कदम लेते हुए रूम से बाहर जाने लगा। तो अदा कुछ सोच के बोली, बॉस
अधिप रुक गया और चीड़ के पलटते हुए बोला, बोलो क्या काम है। अदा अधिप के पास आई और मासूमियत से उसका हाथ पकड़ के बोली, बॉस क्या रात को आप मेरे लिए थोड़ा समय निकाल लोगे और मेरे साथ पार्टी में चलोगे? मेरा बहुत मन है पार्टी में जाने का, प्लीज। अधिप यही तो चाहता था। अधिप का दिल फिर भांगड़ा करने लगा, पर उसने अपने फेस से जाहिर नहीं होने दिया और एटीट्यूड दिखाते हुए बोला, देखूंगा। बोला था ना, बंदे में ठूस ठूस के एटीट्यूड भरा है। अदा ने मासूम सा मुंह बना लिया और रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज बॉस। अधिप ने अदा को उदास देखा तो अब उसका मन नहीं किया अदा को परेशान करने का। फिर अपने हीरो ने बोल ही दिया, ठीक है, हम रात में पार्टी में चलेंगे। अदा खुशी से उछल पड़ी और बोली, थैंक यू बॉस। अधिप की फिर आईब्रो तन गई। अब समझो यारो, अब अधिप को नॉर्मल थैंक यू की आदत नहीं बची थी, उसको स्पेशल थैंक यू चाहिए होता है। अधिप चिढ़ते हुए अदा से बोला, ऐसे बॉस को थैंक यू बोलते हैं? अदा ने उछलना बंद कर दिया और अपना सिरना में हिला के बोली, सॉरी बॉस। बोल के अदा ने जल्दी से इधर उधर देखा और भाग के गई और स्टूल उठा के लाई और अधिप के सामने रख के उस पर खड़ी हो गई। अब अदा अधिप से कुछ ऊंची थी। अदा ने अपना सिर अधिप की तरफ झुकाया और अधिप को किसो मतलब थैंक यू देने लगी। अधिप के दिल में फिर बगीचा खिल गया और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। अदा काउंटिंग से थैंक यू बोल के अधिप से दूर हुई और बोली, बॉस अब मैं रेडी होने जाऊं। अधिप ने अपनी पलकें झपका दी। अदा स्टूल से नीचे कूदी और कबर्ड की तरफ भाग गई। अधिप के फेस पर बड़ी सी मुस्कान तैर गई। अब अपने हीरो ने अलग तरीका निकाला था किस पाने का। 1.5 शाना हीरो है अपना। अदा कबर्ड के पास आई तो उसको याद आया अधिप ने उसको वो शूट पहनने से मना किया है। अदा फिर अधिप की तरफ देख के बोली, बॉस मैं क्या पहनूं? अदा को अपने लिए कपड़े सेलेक्ट करने नहीं आते थे। अधिप अदा के पास आया और कबर्ड से उसके लिए कपड़े निकालने लगा कि उसकी नज़र फिर उस सफ़ेद शूट पर गई। अधिप का दिल एक बार फिर अदा का वो रूप सोच के धड़क उठा। अधिप फिर अदा को उस रूप में देखना चाहता था, लेकिन अधिप अदा को वो शूट पहना के पार्टी में ले गया था तो सभी अदा को देखेंगे, जो अपना हीरो कतई ना बर्दाश्त करेगा। अब भाई बड़ी समस्या थी, अपना हीरो करे तो क्या करें कि अधिप के दिमाग में कुछ आया और वो अदा का हाथ पकड़ के बोला, चलो। अदा अधिप के साथ चल दी और बोली, बॉस हम कहाँ जा रहे हैं? अधिप तुम शांति से बस चलो। अदा फिर कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर में अधिप अदा को एक ओनली लेडी क्लॉथ शॉप पर लेकर आया, जहां बस लेडीज ही थी और सिर्फ वुमेन्स के ही कपड़े मिलते थे। अधिप अदा को लेकर अंदर आया तो एक सेल्स गर्ल उसके पास आके बोली, सर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अधिप वही सोफे पर पैर रख के एटीट्यूड में बैठ गया और अपने बगल में अदा को बैठाते हुए बोला, मुझे इनके लिए एक फ्रिल फ्रॉक चाहिए जो फूल कवर हो। उस सेल्स गर्ल ने अधिप को एक नज़र थोड़ा गंभीरता से देखा, फिर बोली, सर फूल कवर ड्रेस तो मुश्किल है, लेंथ में फूल मिल जाएगी लेकिन नेक और हैंड ओपन होंगे। अधिप अपनी रूड आवाज में बोला, तो बना के दीजिए, मुझे फूल कवर ड्रेस चाहिए। वो सेल्स गर्ल अधिप की तेज आवाज से थोड़ा सहम गई और बोली, सर मैं मैम से बात करके बताती हूँ। अधिप सीरियस टोन में बोला, ये शॉप मैं खरीद चुका हूँ, ओनर मैं हूँ, तो ड्रेस मेरे कहने पर डिजाइन होगी और जल्दी होगी तो आपकी जॉब सही सलामत रहेगी, वरना डिजाइन्स की कमी नहीं है। इस इंसान ने इतनी बड़ी शॉप खरीद ली, हलवा है क्या? वो सेल्स गर्ल एकदम शॉक में थी। वो सेल्स गर्ल सोच रही थी कि सिद्धार्थ भागते हुए आया और उस सेल्स गर्ल के हाथ में कुछ पेपर्स पकड़ते हुए बोला, ये आपकी बॉस का स्टेटमेंट है।
आप ये सभी के बीच अनाउंस कर दीजिएगा, अभी से ये क्लॉथ स्टोर सर का है। वो सेल्स गर्ल और शॉक हो गई। उसने वो स्टेटमेंट पढ़ा और एक नज़र अधिप को देखा। अब उसको विश्वास हो गया था उसके सामने मास्क पहने बैठा आदमी आम इंसान नहीं है। वो सेल्स गर्ल नॉर्मल हुई और मुस्कुरा के अदा को देख के बोली, सर मैम के लिए ड्रेस बनानी है। अधिप ने अपनी पलकें झपका दी। वो सेल्स गर्ल बोली, सर मुझे मैम का नाप लेना होगा ड्रेस को आपके हिसाब से डिजाइन करने के लिए। अधिप ने बस ओके बोल दिया। वो सेल्स गर्ल फिर अदा से बोली, मैम आप मेरे साथ चलिए। अदा जो शांत बैठी सब समझने की कोशिश कर रही थी कि चल क्या रहा है, उसने अधिप की तरफ देखा तो अधिप तुरंत बोला, वो कहीं नहीं जाएगी, जो करना है यही करिए। सेल्स गर्ल अधिप को हैरानी से देखने लगी। कैसा आदमी था यार, अपनी बंदी को 2 मिनट नाप लेने तक के लिए अकेले नहीं छोड़ सकता था। लेकिन अब अधिप उस स्टोर का मालिक था तो उसको अधिप के रूल फॉलो करने थे। सेल्स गर्ल ने गहरी सांस ली और नाप के लिए टेप लेने चली गई। लेकिन कोई था जो अधिप को अपनी लाल पड़ी आंखों से देख रहा था। वो चीफ था जो अधिप का पीछा करके कस्टमर के रूप में एक लेडी के भेष में आया था। लेकिन अधिप ने अदा को फुल फेस मास्क लगा के रखा था जिससे चीफ को अदा के दर्शन नहीं हुए और वो गुस्से में बौखला गया। लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकता था, खास कर अधिप को। चीफ अधिप को अभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अधिप ही तो था उसका कोहिनूर तक पहुंचने का रास्ता। अगर अधिप को कुछ हुआ तो वो कोहिनूर को कभी नहीं पा पाएगा। हाँ, चीफ एक दिन अधिप को जरूर मारेगा। अधिप ने अदा से शादी की, उसके साथ रह रहा है, उसका बदला भी तो लेना था चीफ को अधिप से। उसने बस कोहिनूर को पाने के लिए अदा जैसी सुंदरी को हाथ नहीं लगाया। हमेशा अपने जज्बात को रस्सी से बांध के रखा कि एक बार उसको कोहिनूर मिल जाए फिर अदा उसकी। और अदा भी मना नहीं कर सकती थी, उसके पास ऐसे बहुत से केमिकल थे जिससे अदा बस उसकी बात सुनती। लेकिन अधिप क्या करता होगा अदा के साथ, ये सोच के ही चीफ का खून जल के काला पड़ जाता था। मजबूरी ना होती तो चीफ अदा को कभी अधिप के पास नहीं भेजता। बीच में करण आ गया था तो चीफ ने उसको भी ठिकाने लगा दिया। उस करण ने अदा को छूने की कोशिश की, उससे शादी करने की कोशिश की। चीफ ने करण को जिंदा केमिकल में डाल दिया था, करण को एक दर्दनाक मौत दी थी। हाँ, आप सही समझे। चीफ करण को पहले ही निपटा चुका है, इसलिए करण अधिप के हाथ नहीं लग रहा। और जिसको अधिप ने अपनी कैद में रखा है वो सच बोल रहा है। वो अभिमन्यु है, करण का जुड़ा भाई, जो कुछ समय पहले ही फॉरेन से वापस आया था इंडिया घूमने और यहाँ चल रहे खेल में फंस के रह गया। चीफ औरत के भेष में अदा का पीछा इसलिए कर रहा था कि वो अदा को कुछ समय के लिए किडनैप कर सके, लेकिन चीफ को मौका नहीं मिल रहा था। ऊपर से अधिप की हरकतें देख के चीफ का दिल और जला रहा था। उसकी परी को अधिप अपनी रानी कैसे बना सकता है।